नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति की। इसमें हमारे साथ जो शिक्षाविद और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, उनमें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रामाशंकर कुशवाहा और रॉयल हॉलवे लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार, और साथ में है राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक और राजनेता डॉक्टर मनीषा बांगर। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है और इस बात का काफी प्रचार किया जा रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक और आमूलचूल परिवर्तन इस नीति के जरिए हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में तो थोड़े बहुत बदलावों की बात है, लेकिन उच्च शिक्षा में काफी बड़े बदलावों की बातें इसमें कही गई हैं। इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे भारत की शिक्षा में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस शिक्षा नीति में इसके लागू होने के बाद भारत के छात्रों को एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में जितने ज्यादा लोगों की राय ली गई है उतनी पहले कभी नहीं ली गई, और ये निश्चित तौर पर आधुनिक भारत के लिए आदर्श शिक्षा नीति साबित होगी। ये भी दावा सरकार की ओर से, सत्तारूढ़ दल की ओर से और आरएसएस की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए, इसके गुण दोषों की बात की जाए। सबसे पहले जरूरी है कि नई शिक्षा नीति में क्या है इसे जाना जाए, इसकी खास बातों के बारे में जाना जाए। सबसे पहले मैं अरविंद कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा। आपका देश के तकरीबन हर तरह के विद्यालयों से वास्ता रहा है। नवोदय विद्यालय में आपने पढ़ाई की है, अंग्रेजी स्कूलों में भी पढ़ाई की है, जेएनयू से भी पढ़ाई की है, कॉलेज में पढ़ाया भी है, शोध भी किया है, और इस समय लंदन के रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी में के पीएचडी स्कॉलर हैं। तो अरविंद जी, क्या लगता है आपको ये नीति कितनी जरूरी थी और इसमें क्या खास बातें आपको लगी जिनकी आप यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे? धन्यवाद आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने प्राइमरी स्कूलिंग से शुरुआत की थी, जो भारत का सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है, और उसके बाद जो है प्राइवेट मीडियम स्कूल में पढ़ा, फिर नवोदय विद्यालय में शिफ्ट हुआ, कुछ दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा, उसके बाद जेएनयू में आया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, और अब मैं रॉयल हॉलवे में पीएचडी कर रहा हूँ। लगभग जो है जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत तो परिचय हो ही गया है। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो है मीन्स दो स्तर पर परिवर्तन का सुझाव दिया गया है। एक तो स्कूली शिक्षा में, और जो है दूसरा मीन्स विश्वविद्यालयी शिक्षा में या उच्च स्तर की शिक्षा में। तो मैं सबसे पहले बात रखूंगा कि स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन लाने का सुझाव दिया गया और उसमें क्या जो अच्छा है और क्या दिक्कत हो सकती है। जो पहले जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी उसमें आधिकारिक रूप से जो है किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, एडमिशन के लिए जो उम्र तय की गई थी वो 6 साल तय की गई थी। तो 6 से 18 साल तक जो है ये माना जाता था, उसको 10+2 मॉडल कहा जाता था। 6 से लेकर 16 साल तक जो है 10 साल हो जाता। उस दौरान बच्चे को 1 से लेकर, मतलब अगर आदर्श परिस्थितियों में मान लीजिए कि किसी बच्चे का 6 साल की उम्र में फर्स्ट कक्षा में एडमिशन हो रहा है तो वो 16 साल में जो है 10वीं पास कर लेगा और 18 साल में जाके 12वीं पास कर लेगा। अब जो है ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें ये पैटर्न खत्म कर दिया गया है, और इस पैटर्न को खत्म करके उस जो टाइम लैग होता है, मीन जो पहले वाली शिक्षा नीति में जो है जो लेट से एजुकेशन शुरू करने का जो सुझाव, मतलब जो प्रावधान था उसको खत्म करके अब वो 3 साल की उम्र से जो है शिक्षा को कराने का प्रावधान किया गया है। इसका लॉजिक ये है जो कि मतलब काफी साइंटिफिक है, ये जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ढेर सारे जो मीन्स चाइल्ड पेडागोजी वगैरह पे जो रिसर्च हैं वो बताते हैं कि जो है बच्चों का 85% दिमाग जो है वो शिक्षा नीति में मेंशन है कि जो है 50% जो बच्चों का माइंड होता है वो 6 साल से कम उम्र के पहले ही डेवलप हो जाता है। तो अगर हम 6 साल की उम्र तक बच्चों को शिक्षा में, स्कूली शिक्षा से दूर रखेंगे तो वो मतलब
जाहिर सी बात है उनके लर्निंग आउटकम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में पड़ता था। बीच में मतलब जब ये नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में, तब जैसे जैसे ढेर सारे शोध होते हैं, नई चीजें पता चलती हैं, तो उस समय ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन हाँ बीच थोड़ा थोड़ा सा इनकारपोरेट करने की कोशिश की गई थी। और वो इनकारपोरेट जो है आंगनबाड़ी चला के, ये वो चला के, आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग थोड़ा बहुत चला के की गई थी, लेकिन वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चल नहीं रही थी। तो अब नई शिक्षा नीति में जो है इन्होंने उस डायमेंशन को बढ़ाया है, मतलब 3 साल पे किया है। तो वो जो पहले जो है 6+2 था, उसे पूरी तरीके से खत्म करके इन्होंने जो वो पूरी 12th तक की शिक्षा थी उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। तो पहला स्टेज जो बताया गया है उसे कहा जाएगा कि फाउंडेशनल। फाउंडेशनल जो होगा वो शिक्षा होगी 3 से 6 साल तक। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा जिसे प्रिपरेटरी कहा जाएगा, और फिर तीसरा स्टेज आएगा जिसे मिडिल कहा जाएगा, और चौथा स्टेज होगा वो सेकेंडरी होगा। तो चौथा स्टेज जो है होगा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक कक्षा तक, मिडिल होगा 6 से 8 तक, और जो है उसके नीचे बीच वाला जो है प्रिपरेटरी कहा जाएगा। सो इस तरीके से जो है ये एक मीन्स जो टीचिंग की पेडागॉजी है प्राइमरी मीन्स स्कूली शिक्षा में, ये परिवर्तन आया है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जो महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं कि जो बच्चों की लर्निंग की प्रोसेस थी, वो लर्निंग की प्रोसेस केवल जो है इसी से नहीं इंपैक्ट हो रही थी भारत में। खासकर जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये इन सारे समुदायों के जो बच्चे थे, उनकी शिक्षा जो मतलब जो हायर स्टेज पे आने के बाद वो ज्यादा इंपैक्ट केवल पेडागॉजी से नहीं हो रही थी, बल्कि एक इस रीजन से भी हो रही थी कि उनका जो है मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। सो मेंटल डेवलपमेंट में ये माना गया था कि जो है ये भी जो है वर्ल्ड वाइड ही रिसर्च है कि जो है बच्चों को अगर अर्ली चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन नहीं उपलब्ध कराया जाए ठीक से, तो वो जो है उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यूनेस्को ने इस पर बहुत इंटरवेंशन किया, और जिसके बाद जो है अलग अलग जगहों पर, आप रोकना चाहते हैं कुछ? एक थोड़ी सी शंका मेरे यहाँ पर मन में आ रही है। इसमें एक बात ये भी कही है कि जो है आप उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यूनेस्को ने काफी इस दिशा में जो है इंटरवेंशन किया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है मीन्स बच्चों को पोषाहार की स्कीम लागू हुई भारत में। हम लोगों के बचपन में जो है पहले सीधा अनाज दिया जाता था, अब वो मिड डे मील में कन्वर्ट हो गया है। सो इस शिक्षा नीति में उसमें थोड़ा सा एक और एडिशन है कि उसमें जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ब्रेकफास्ट और लंच, 2 चीजों की जो है सुविधा की गई है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, वो उस एक्सपीरियंस में ये बताता है कि जो आंगनबाड़ी है वो जो है बिल्कुल चल नहीं रही है, और जो बहुत जबरदस्त तरीके से वो भ्रष्टाचार का शिकार है। एक्चुअली में वो जो फूड ग्रेन तो दिया जा रहा है, लेकिन तो बच्चों के पास पहुंच नहीं रहा है। इसके अब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, और जिसका जो है लॉन्ग टर्म जो बच्चों की शिक्षा पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुपोषण का रेशियो बहुत तेजी से नहीं घट रहा है, जितना अच्छा आउटकम आना चाहिए इन सारी पॉलिसीज का, ये नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रहा था कि इसमें ये सब तो आप जो बता रहे हैं चीजें ठीक है, उनके सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन जो निजी स्कूल हैं, निजी स्कूलों को तो इसमें काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी स्कूल तो अब भी हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि निजी शिक्षा बोर्ड भी होंगे। तो इस तरह इसमें फिर शिक्षा में और बाकी शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता कैसे कायम होगी? ये तो विषमता बढ़ाने वाली बात हो गई। प्रयास तो ये होने चाहिए कि देश के सभी स्कूल समान हो, सभी का पढ़ाई का स्तर से लेके सभी के पाठ्यक्रमों में जो एक मूलभूत समानता हो, वो होनी चाहिए। निजी स्कूल होंगे और निजी स्कूल शिक्षा बोर्ड होंगे, तब ये बात कैसे हो पाएगी? निजी स्कूल में नहीं दिक्कत होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन निजी शिक्षा बोर्ड में जो है काफी वो आइडिया जो है काफी खतरनाक आइडिया है कि निजी शिक्षा बोर्ड जो है मैंने अभी पॉलिसी को चूंकि गवर्नमेंट ने कंप्लीटली रिलीज नहीं किया है, तो इस पॉइंट को मैंने देखा नहीं है कि उसमें जो है निजी शिक्षा बोर्ड की बात की गई है। मीन्स जो हम लोगों को मिली है अभी, उसका डिटेल फीडबैक नहीं मिला है।
ठीक। लेकिन मैं जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों से कंटिन्यूअस ये एक प्रक्रिया हो रही है कि जिसमें भारत का इलीट तबका जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक्चुअली में छोड़ चुका है। सो आप अगर देखेंगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर जो है दून पब्लिक स्कूल या जो है हमारे जो मुंबई या जो जिसको कहा जाता है फर्स्ट ईयर के जो इलीट स्कूल थे, उन लोगों ने ऑलरेडी भारत की जो सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसको छोड़ दिया है। और वो जो है एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड है, जीसीआईएससी समथिंग करके है, और एक बोर्ड होता था आईबी, इंटरनेशनल बैकलोरेट, जो कि फॉरेन एम्बेसडर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता था, केवल उसी को जेनेवा बेस्ड है, वो बना हुआ है। सो वहां जो है जो भारत का इलीट तबका उसने अपने लिए वहां मौका ढूंढ लिया और ये सारे स्कूल जो है उन इंटरनेशनल बोर्ड से एफिलिएट हो गए हैं। इस पर मैंने एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इस पर एक पेपर प्रेजेंट किया था कि ये कैसे जो है एजुकेशन सिस्टम में एक इनइक्वालिटी जो है बढ़ा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाएगी कि मान लीजिए कि सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया सरकार ने कि जो है आप एक जो है एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज पढ़ाना ही कंपलसरी है बच्चों को। वहां जो है ये जो देश का इलीट तबका है हमारे यहाँ वाला, वो पूरी सिस्टम को ही छोड़ चुका है। एक्चुअली वो रहता भारत में है, दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका स्कूल दिल्ली में, लेकिन उसके भारत सरकार के किसी भी एजुकेशन मॉडल से उसका कोई फर्क नहीं है। तो उसका बच्चा सीधा जो है उस बोर्ड में पढ़ के कैम्ब्रिज या जो है हार्वर्ड या लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएगा, और आपका बच्चा जो है जो ना आम लोगों का बच्चा है वो उनके ऊपर सारे प्रयोग होते रहेंगे, उनके ऊपर सारी चीजें होती रहेंगी। जो सारा हमारा आपके पास मैं आऊंगा अभी दोबारा भी आपके पास आऊंगा। रमाशंकर कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा का आपका काफी अनुभव है और इसकी तमाम विसंगतियों को लेकर आप विसंगतियों के जो भी मुद्दे रहे हैं उनको आप उठाते भी रहे हैं। आपकी उम्मीदों पर यह नई शिक्षा नीति कितनी खरी उतरती है? देखिए इसमें शिक्षा के हिसाब से देखें जी। हाँ, दो पहलू है। एक तो जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की प्रक्रिया इस सरकार लाना चाहती है, या एक तरह का कह सकते हैं प्रयोग करना चाहती है, के तो पक्ष में हम लोग बहुत पहले से हैं। क्योंकि जो लोग रीजनल जगहों से आते हैं या छोटी जगहों से आते हैं, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ी ऊर्जा जो है वो खाली अंग्रेजी सीखने में चली जाती है। तो वो एक बहुत प्रायोगिक विषय है और जरूरी था, लेकिन उसका उपयोग क्या होगा इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर वो बच्चा सीख लेगा तो क्या उसको कहीं नौकरी में, कहीं पेशे में, कहीं शोध में, कहीं कोई जगह मिल रही है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी जो पहलू है उस पर कोई बात नहीं की गई है, और जो होनी चाहिए। नहीं तो ये तो सिगुफा जैसा होके रह जाएगा, ये तो मुंगेरी लाल के सपने की तरह होगा जो कभी प्रयोग में नहीं आएगा। दूसरा, उच्च शिक्षा के तरफ जब आप आते हैं तो वहां स्थिति थोड़ी पहले से ज्यादा बिगड़ी है। जब से हम लोगों ने देखा कि रिजर्वेशन लागू हुआ है, खासकर 2007 के बाद, तब से संस्थानों में आरक्षित सीटों को लेकर के संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भी रहा हूं, यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमफिल पीएचडी किया है, और मैं शिक्षक हो गया हूं। तो वो पूरा दौर हमने देखा है कि किस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बहुजन बच्चों को या ऐसे बच्चों को जो छोटी जगहों से आते हैं, जो भागीदारी के लिए परेशान हैं, जो अपनी ऊर्जा या अपनी उपयोगिता का कहीं साबित करना चाहते हैं, उन्हें स्पेस नहीं मिलता। अब पहले क्या था, सीटें थी, कुछ बच्चे एमफिल में होते थे, कुछ पीएचडी में होते थे। सरकार ने इसको खत्म किया और दूसरी कोई पॉलिसी जो भी ले आ रहे हैं उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतने % एमफिल की जगह पीएचडी की सीटों को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ये एक बड़ी बात है। एमफिल खत्म हो जाएगी, लेकिन एमफिल की जो सीटें हैं वो पीएचडी में कन्वर्ट की जाए तब तो कोई इसका मतलब निकले। पीएचडी की सीटें तो ऐसे भी जी। दूसरा ये है कि अब इसमें नुकसान किसका सबसे ज्यादा होगा? जिनकी संस्थानों में पहले से पैठ नहीं है। गांव का एक बच्चा निकल के आएगा, 3, 4, 5 साल वो पीएचडी की तैयारी करेगा और वो किसी काम लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि जैसे आईएएस न बनने के बाद हम कोई बहुत बेहतर नहीं कर पाते, उस तरह से वो कई सारे तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझते हुए, आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए, और फिर किसी किनारे अपने को नहीं लगा पाएगा, और उसकी ऊर्जा का भारत देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो कहीं किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता।
इसका कारण है क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां बाकी विश्वविद्यालयों की तुलना में सबसे ज्यादा सीट है पीएचडी में भी और हर सब्जेक्ट में, उसमें हमने देखा है कि जिन विभागों में एमफिल नहीं है, पहले से भी कुछ विभाग यहाँ हैं जिनमें एमफिल नहीं करवाई जाती, सीधी पीएचडी है, वहां पर एक क्लास में अगर एमए में 50 बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उसमें से 3 या 4 या 5 का एडमिशन होता है, कहते हैं बाकी योग्य नहीं है, जबकि वही लोग उनको टॉपर की डिग्री देते हैं और उनको एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं देते। कारण क्या है? संस्थानों का जो नेक्सस है, जैसे सर अरविंद जी बता रहे थे अभी कि ये भ्रष्टाचार एक चरम पर है स्कूलों के खाद्य पदार्थों के बंटवारों में या क्वालिटी में, उसी तरह का भ्रष्टाचार संस्थानों में है, और सीटें घटेंगी तो ये भ्रष्टाचार एक तरह से और बढ़ेगा और उसमें उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी जिनकी पहले से कोई पैठ नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तीसरी बात, सरकार अगर इस तरह की कोई पॉलिसी ले आ रही है तो उसमें स्कॉलरशिप सबसे मस्ट है। इसको लेकर के कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कोई हम खर्च देंगे, या इस लेवल पर आने के बाद अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत करके यहाँ पे अगर अपने लिए स्पेस जनरेट करता है तो क्या हम उसको कोई सपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं। 4,000 5,000 स्कॉलरशिप मिलती है, 5,000 स्कॉलरशिप में दिल्ली जैसे शहर में कोई बच्चा किराए पर कमरा लेके नहीं रह सकता, हॉस्टल्स नहीं है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक जो है जितनी सीटें ओबीसी की बढ़ी थी, ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के बाद हायर एजुकेशन में, उन सीटों का आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 12-13% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। 12-13% भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जहां 100 होने चाहिए थे वहां 12-13% भी नहीं हो रहे। तो अभी तो बहुत सारी चीजें पहले से ही ड्यू थी, उस पर भी सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है। बस ये दिखा रहे कि ये जो हम पॉलिसी लेके आए हैं ये बहुत यूनिक है, अनोखी है, और अब तक जो बेकार सरकारें थी इन सब पर जो है ये भारी पड़ने वाली है। ये यही साबित करने पर तुले हुए हैं, और इनका मीडिया डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी इनके नेक्सस हैं वो सारे वही दिखाना चाहते हैं। बाकी उसमें कुछ हमें बहुत गूढ़ता उस तरह की नहीं दिखती जिससे आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज को लेकर के पहले से ये लोग सेंसिटिव रहे हैं, या संघ के प्रचार तंत्र का रीजनल लैंग्वेज हिस्सा रही है। रीजनल लैंग्वेज बहुत बुरी चीज नहीं है। हम लोग यहाँ लोक साहित्य में पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं जानता हूँ कि रीजनलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग नहीं होगा। तो जो अभी जो भेदभाव जो पैदा हो रहा है, जो अभी सर बता रहे थे कि उनके बच्चे विदेशी स्कूलों से पढ़ रहे हैं, उनके भारत के पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अधिकारियों के कारपोरेट में मंत्री मिनिस्टर बन पाते हैं और अपनी पॉलिसी को यहाँ लागू करवाते हैं, और जो आम जनता है उसके दर तक उनकी कोई पहुंच ही नहीं होती कि ना वो भारत के बारे में पढ़े, ना भारत का पाठ्यक्रम पढ़े, ना भारत की खेती किसानी उनको पता है। उनको ये पता है कि मैं अधिकारी बन गया हूं और मुझे जो कहना है वो कह देना है। जी। तो जो कटाव है वो तो बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल। शिक्षा का महत्व तब है जब आप किसी देश की जनता को उसकी समस्याओं को जोड़ करके उसी की भाषा में पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समस्याओं से जुड़े, वो तब जुड़ेगा जब उसका आगे कुछ प्रोडक्टिव इस्तेमाल करने का एक मंच देंगे। यहाँ तो गैप वो बढ़ जाएगा, अंग्रेजी इतना लोग जो है उसमें हावी रहेंगे, और जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आएगा उसको सब उल्लू बना दें, कह रहे हैं इसको कुछ आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मूर्ख बनाने वाली भाषा है उसको स्थापित करने की प्रक्रिया यहाँ फिर ना लागू हो या जारी ना हो, इसलिए सरकार को इस पर रीथिंकिंग करने की जरूरत है। जी अरविंद जी, उच्च शिक्षा में पद भी बहुत सारे खाली हैं। उच्च शिक्षा में के अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कई हजार पद खाली हैं, बाकी विश्वविद्यालयों में भी यही बात है। उच्च शिक्षा में ये प्राध्यापकों की, प्रोफेसरों की कमी कैसे पूरी होगी, इसका कुछ इंतजाम इसमें किया गया है? नहीं, देखिए, मतलब इसमें कुछ जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर है, बस केवल उसमें बहुत ही जिसको कहा जाता है कॉमन नाउन में बात की गई है कि ऐसा किया जाएगा, भर्ती ट्रांसपेरेंट होगी, जो ऑलरेडी मतलब वो सारा चीजें है कि भर्ती कोई दावा करता है। जो है इनोवेटिव लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, ये सारा कुछ है, लेकिन कैसे किया जाएगा? आज तक आपका जो प्रीवियस सिस्टम ऑलरेडी है, हमारे विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो है दुनिया का सबसे खराब सिस्टम है। सो कोई भी व्यक्ति मीन्स आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि आज मैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जर्नल है, वहां एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा के मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि उस आर्टिकल की बदौलत मुझे
वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं ये इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि उससे मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू या कोई देश की इवन रीजनल यूनिवर्सिटी भी अपॉइंट कर देगी। तो वो जो इस तरीके का जो मॉडल है या जो अनफेयरनेस है सिस्टम में, उस पर जो है उस पर कोई भी इस शिक्षा नीति में कोई विशेष बातचीत नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा मतलब जो इन्होंने उच्च शिक्षा में जो सुधार की बात किया है उस पर थोड़ा क्विकली जो है समराइज कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसके बाद हम उस पर बातचीत करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो जो फर्स्ट जो इन्होंने सुधार की बात किया है वो किया है कि जो हायर एजुकेशन को गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें यूजीसी, एआईसीटी या और ढेर सारे तमाम हैं, उनको खत्म करके वो एक में मर्ज कर देंगे, जिसे और उसे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग कहा जाएगा। दूसरा जो इन्होंने सुझाव दिया है वो ये है कि इसके भी देखिए इसके अपने बेनिफिट हैं और फायदे हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा सुझाव उन्होंने दिया है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं इनको दो भागों में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। एक जो है रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, जैसे जेएनयू है या फिर बीएचयू वगैरह, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं। एंड सेकंड जो है टीचिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने ब्रिटेन से उठाया है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटीज ऐसे ही डिवाइडेड है कि रिसर्च ओरिएंटेड एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी। और थर्ड उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ये सारे जो है तमाम कॉलेजेस हैं, इसके भी अपने कुछ सकारात्मक पहलू हैं, इस पर हम बात कर लेंगे। जो नेक्स्ट जो सजेशन है वो है 20 डिग्री पैटर्न को लेकर कि कैसे जो है डिग्री दी जाएगी। सो इसमें एक जो बड़ा चेंज है वो ये है कि अब जो है ग्रेजुएशन को मींस 4 ईयर कर दिया गया है ऑफिशियली जो है, और इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट लगा दिए। तो अगर कोई बच्चा जो है फर्स्ट ईयर में निकल जाता है पढ़ के तो उसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम दे देंगे, अगर सेकेंड ईयर में निकलता है तो उसे डिप्लोमा देंगे, थर्ड ईयर में निकलेगा तो डिग्री देंगे, और अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट करके निकलता है बच्चा तो उसको जो है ये मींस बीए की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री विद रिसर्च देंगे, और उस डिग्री की बदौलत जो है बच्चा सीधा पीएचडी में एडमिशन पालेगा। जो नेक्स्ट चेंजेस इन्होंने सजेस्ट किया है, मींस पॉलिसी में सजेशन है, वो है कि जो है एमए की डिग्री को वो 1 या 2 साल का रहने देंगे, और जो है एमए को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ओके, तो दरअसल ये जो हमारी इसका करिकुलम से बहुत ज्यादा लेना देना है। पहली तो हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप चर्चा स्टार्ट की है, मुझे लगता है महेंद्र यादव जी कि ये प्राइमरी स्कूलिंग, फिर बीच में मिडिल स्कूलिंग को लेकर और फिर हायर एजुकेशन, ये 3 बहुत ही व्यापक और बहुत वास्ट एरियाज है, और हर एक एरिया को बहुत डिटेल में इसकी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और काफी सालों से राइट टू एजुकेशन के लिए ही बहुत सारे फोरम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसके इसमें हम बाद में जाएंगे कि फिर इसके बावजूद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन करने की क्या जरूरत थी, उसमें हम नहीं जाते हैं। मैं आपके सवाल पर आती हूँ कि एक उसी के इसमें जो हमने एक्ट बना है, जो पास हुआ था 2010 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसी के इसमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाई थी एनसीएफ 2005 में एनसीएफ बनने के बाद में उसमें ये दर्ज है बात कि वह एनसीईआरटी एक अथॉरिटी है जिसको कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसमें वह कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एम्बॉडिफाई करने वाला करिकुलम बनाएंगे। और यह जो पॉलिसी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम बढ़ावा देंगे ऐसा बोला है, लेकिन किसके बलबूते पे कैसे देंगे, तो वो मॉरल प्रिंसिपल्स के बलबूते पे देंगे ऐसा वो कह रहे, और एथिकल प्रिंसिपल्स। अब ये मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स किसके, हुज मॉरल प्रिंसिपल्स, क्या वो स्टेट डिसाइड करेगा, क्या वो एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स जो तेलंगाना स्टेट में है उस हिसाब से होंगे, या दिल्ली के स्टेट में है, या यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बलबूते पे, या आइडियोलॉजिकल जो लीडिंग्स होती है संगठनों की और किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज की या समूह की, उसका एथिक्स और मॉरल माना जाएगा। तो एक इसको बीजेपी के राज में जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सामने लाया गया है, और जिस तरह से एक पूरा वर्ग और बीजेपी की तरफ फ्लोर करा है,
और वहां से बहुत ज्यादा स्वागत नजर आ रहा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज किसके होंगे। और ये अजम्पशन की बात नहीं है, तो बारी बारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही चैलेंज करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात तो रिप्रेजेंटेशन और संवैधानिकता, रिप्रेजेंटेशन की, रिजर्वेशन की संवैधानिकता, इसको ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जो भ्रामक बातें हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज ने फैलाई हुई है। तो ये करिकुलम जिस तरह से होगा, और मैं ये सिर्फ जो बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है और 5+3+3 इन्होंने जो करा है वहां तक की बात कर रही हूँ, उसके बाद की बात तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर रही हूँ। तो उसी में जहां पर की आइडियाज बनते हैं, जहां पर की मॉरल वैल्यूज बनते हैं, जहां पर की जो कम्युनल एक एनवायरनमेंट है इस देश का, और है उसको पूरी तरह से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दरकिनार करके रखा हुआ है। और वहां पर ही कॉमन एजुकेशन, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर की राइट टू एजुकेशन काम करती रही है। इसके बाद में एनसीएफ के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। उसके बाद में कॉमन स्कूल सिस्टम के ऊपर चर्चा, इसमें बहुत ज्यादा भ्रामक बातें इसमें आई है। तीसरा बहुत बड़ा एरिया हुआ है वो है कि लिंगुअल जो है, क्योंकि एथिक्स और मॉरल और आइडियाज की अगर बात है तो उसमें लैंग्वेज की बात आ ही जाती है, क्योंकि एक पूरी संस्कृति जुड़ी हुई होती है उन चीजों से। एक पूरा वैल्यू सिस्टम ही नहीं तो एक इतिहास भी जुड़ा हुआ होता है। आपने विभिन्न के आइकन्स को आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। आपने वर्ग विशेष के आइकन्स और आइडियाज को दरकिनार करके रख दिया। आपने लैंग्वेज को भी आप मल्टीलिंगुअलिज्म आप कह रहे हैं कि रखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसका फॉर्मेट कैसा होगा आपने उसकी क्लैरिटी भी नहीं लाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर थॉट्स, लैंग्वेज और वहां पर एथिकल और मॉरल वैल्यूज की बात अगर आप करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो सारा पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है, यह हमको जो मार्केट इकोनॉमी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर लाकर रखना है। और वहां भक्त जो बीजेपी के लोग जो है और जो इसको सामने ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर किया जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर किया जा रहा है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज को आप पीछे क्यों कर रहे हैं? फिर अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला रहे हैं तो आप वहां पर सैमुअल जॉनसन के आप विचार रखने वाले हैं क्या? वहां पर आप जॉर्ज वॉशिंगटन के लिखने वाले क्या? आप वहां पर रेसिज्म के बारे में बात करने वाले हैं क्या? उसकी इतिहास बताने वाले हैं? आप तो कास्टिज्म के भी बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, आप तो जातिवाद के बारे में बात नहीं करना चाहते, वर्णवाद के बारे में बात नहीं करना। टीपू सुल्तान को आपको निकाल देना है पाठ्यक्रम से। तो यह जो पूरा मामला चलाया हुआ है, यह बहुत ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से इसका जायजा होना चाहिए और हमने करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमको वो लेवल पर अगर लाना है तो बजटरी एलोकेशन के बारे में आप बात कीजिए ना। बजटरी एलोकेशन के बारे में आप बात नहीं करते हैं, आप इसके बारे में बात नहीं करते कि अगर एलपीजी के दौर में हमको अगर इसको लाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप पूरा पीछे की तरफ लेकर आ गए हैं। 5-6 साल तक के उम्र तक आप अगर पूरे एक पब्लिक स्कूल सिस्टम में कौन लोग जाते हैं? वो जाते हैं यहाँ का बहुजन समाज के लोग जाते हैं, और वहां वो लोग 6वीं तक इंग्लिश स्कूल्स में भी नहीं, वो इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ेंगे, उनको इंग्लिश का एबीसी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हम नहीं कहते कि उनके ऊपर लाद जाए, लेकिन उनको पढ़ाया तो जाना चाहिए। आप 3री कक्षा तक किताबें भी नहीं लाएंगे सामने में, आप प्लेन मेथड से पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से एक बहुत कच्चा स्टूडेंट तैयार करने के रास्ते पर है। अरविंद कुमार जी, आपके विचार आपने अभी जो इसके पहले बताए थे वो काफी हद तक प्राथमिक शिक्षा और जो निचली शिक्षा है उसके बारे में बताए थे। उच्च शिक्षा के बारे में और क्या इसमें खास बातें आप पाते हैं? इसके बाद में रमाशंकर जी को दोबारा ले लेंगे, आप बताइए। देखिए, जो उच्च शिक्षा में जो इन्होंने बदलाव जो सजेस्ट किया है, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर में जो बदलाव सजेस्ट किया है,
वो बेसिकली मींस इस तरह दिखाई देता है कि ये जो देश के इलीट इंस्टीट्यूशन है उनकी जो समस्या है उनको कंसर्न में रखते हुए बदलाव को सजेस्ट किया गया है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद जो है 4 साल का ग्रेजुएशन करा के सीधा ही पीएचडी में बच्चों को एडमिशन दे दिया जाना चाहिए। कुछ हद तक मतलब इसका जेनेसिस कैसे है इस पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी या और भी ढेर सारे जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो है जो ग्रेजुएशन में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको जॉब मार्केट में क्विकली जॉब अवेलेबल है और बहुत हैंडसम सैलरी पर जॉब अवेलेबल है। सो वो बच्चे जो है वहां वो फिर 2 साल आगे मास्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद 5 साल पीएचडी करेंगे, वो उस लंबी प्रक्रिया में वो जाना नहीं चाहते थे बच्चे। तो तेजी के साथ वो शिफ्ट हो रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद जो है क्विकली जो है जॉब मार्केट में उनको चले जाना है। अभी इस पर जो है ये इस कमी को दूर करने के लिए ये साइंस इंस्टीट्यूट से पहले से ही डिमांड कर रहे थे, हमको जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जब जहां वो अपने ग्रेजुएशन के ही टैलेंटेड बच्चों को जो है पिकअप कर ले, उठा ले, उनको जो है मींस आगे प्रमोट कर दें, सीधा रिसर्च में डाल दें। हो सकता है कि मींस इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है कि मींस जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें कुछ अच्छे बच्चे मिले या रिसर्च के क्षेत्र में जाएं। लेकिन अगर इस पॉलिसी को पूरी तरीके से मींस कंप्लीटली सभी जगहों पर लागू कर दिया गया तो इसके बहुत ही डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस आएंगे। डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस इस वजह से आएंगे क्योंकि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया हूं 2 साल तक, तो हमने देखा कि बेसिकली जो बच्चा आता है स्कूल से ऑल ऑफ सडन, देखिए कैसे जो है 2 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 12th के लेवल पर सिलेबस को कम कर दिया जाए, बच्चों पर सिलेबस का वजन कम कर दिया जाए, बुक का प्रेशर खत्म कर दिया जाए। अब जब बच्चे आप ग्रेजुएशन में भी 12th में सिलेबस कम करके जो है पढ़ा के लाएंगे और जैसे ही वो बच्चा ग्रेजुएशन में आएगा और ग्रेजुएशन में मुझे मान लीजिए पॉलिटिकल थियरी पढ़ाना है, तो मैं अब पॉलिटिकल थियरी, और ये रियल एग्जांपल है कि जब मैं पहली बार पढ़ा, मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो एमए से पढ़ाया, एमए के बाद जो है कुछ क्लासेस एमफिल वगैरह की भी लिया था, फिर जो मैं बीए 3rd ईयर को पढ़ा और सबसे लास्ट में जो है बीए 1st ईयर को पढ़ाया। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे बीए 1st ईयर को पढ़ाते समय हुई कि वो बच्चे जो हमारी क्लास में बैठे हुए थे ऑल ऑफ सडन जब हमको उनको थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ाना पड़ा, सो अब उन्होंने जॉन रॉल्स का नाम ही नहीं सुना हुआ है। सो हम उनको 1 घंटे के लेक्चर में पहले जॉन रॉल्स के बारे में बताएंगे, माइकल सैंडल के बारे में बताएंगे, या फिर हम उनको थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ाना शुरू करें। सो रीजन ये है कि जो सिलेबस है 12th लेवल का, 12th के बिलो, उसको बहुत ही कमजोर सिस्टमेटिकली कर दिया गया है। और ये अभी मतलब इस पर भी डिबेट चल ही रहा है कि पिछले 2 महीने से यही डिबेट हो रहा है कि वो बर्डन है उसको कम कर दी। आप वहां से जब बच्चे को बर्डन कम करके थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा के मित्रों, जिसको मतलब बहुत ही खराब मतलब जो देसी भाषा में यूज किया जाता है चूरन छाप जो है, आप वो पढ़ा के इसके बाद आप ग्रेजुएशन में भेज रहे हैं। अब आप ग्रेजुएशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 साल में बच्चा जो है स्किल भी सीख ले, सब्जेक्ट की मास्टर हो जाए, डांस भी सीख ले, सारा काम वो कर ले, ठीक। और आपके पास इतने सारे काम कराने के लिए जो हमारे पास कॉलेज कैंपस है, उसकी जमीन कितनी है, मान लीजिए 1 बीघे या 200 मीटर में जो है कॉलेज कैंपस है, तो उतने में आप ऐसे सोचिए कि 3000 बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कोई, आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस जो है, कुछ कॉलेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें आप सोचिए कि 3000 बच्चों को एक साथ एक दिन बैठा दिया जाए और जो है सबको कहा जाए कि आप जो है इतने ढेर सारे काम शुरू हो जाए, तो पता चला उस कॉलेज में पूरा एक तरफ से एक बगल वाले क्लास में म्यूजिक ड्रम बज रहा है और दूसरे क्लास में तो पढ़ाई हो रही है। तो इसमें जो बड़ी दिक्कत आने जा रही है, वो एक दिक्कत ये है कि जो है कुछ देश के एलीट इंस्टीट्यूशंस की समस्या को रिजॉल्व करने मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है, वो एक्चुअली जो हमारे सेकेंड ईयर के इंस्टीट्यूशंस है उनको वो नुकसान पहुंचाने जा रहा है अगर उन पर लागू किया गया इस फॉर्म में। तो जो ये प्रॉब्लम जो है पहले रिकॉग्नाइज हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, लंबे समय से ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई कि जो हमारा जो बेसिक स्कूलिंग सिस्टम है उससे जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत कैपेबल नहीं है
उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको ध्यान होगा कि पिछले जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया था और 4 साल में उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में जो है आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। ऐसे ही आईआईटीज वगैरह में भी होता है कि सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको बस नॉर्मल सा बेसिक चीजें बताई जाती है, मींस पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे, उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाते हैं। विदेशों में भी ऐसे ही है कि जो है 4 ईयर जो ग्रेजुएशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है का वो 2 है। एक कि जो स्कूली करिकुलम में आप बच्चा सीख नहीं पाया वो उसको सीखेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड चीज ये है कि स्कूल एक बहुत लिमिटेड स्पेस होता है जहां हमें हो सकता है कि 2-4 ही सब्जेक्ट पर हो वहां अवेलेबल, वहां हो सकता है कि सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ना अवेलेबल हो, या हो सकता है वहां साइकोलॉजी ना अवेलेबल हो सकता है वहां फिलॉसफी ना उपलब्ध हो। सो बच्चा जो लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है वो जब विश्वविद्यालय में आता है उसको 1 साल का मौका दिया जाता है बेसिक चीजें पढ़ा के, तो उस दौरान वो एक्सप्लोर भी करता है कि क्या जो है किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा बेहतरीन कर सकता हूं। जैसे इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ाया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कोई सेपरेट सब्जेक्ट होती है, लेकिन जब ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स सेपरेट सब्जेक्ट होती है और उसका बहुत वाइड स्कोप है, जॉब मार्केट सभी जगहों पर लंबा स्कोप है। वो बच्चा वहां से तो जो सीधा आएगा वो 12th के बाद जो आएगा, अगर उसका पेरेंट जो है नहीं जागरूक है, तो अब आप समझ लीजिए कि पेरेंट्स किसके नहीं जागरूक हैं। जो लोग जो है जिनके पेरेंट्स जो माता पिता जो है ग्रेजुएशन में नहीं, जो कभी विश्वविद्यालय में नहीं गए हैं, दलित पिछड़े तबके के लोग, उन्हीं के पेरेंट्स को नहीं पता होता, उनके बच्चों को खुद ढूंढना होता है कि कौन सा कोर्स है हमको करना है, और वो ट्रायल एंड एरर मेथड है कि ट्रायल करते हैं फिर देखते हैं अच्छा इसमें प्रॉब्लम आई फिर दूसरा कर ले। तो ये जो ये सिस्टम है ये इस तरीके से मतलब नुकसान करने जा रहा है अगर जो है इसको सभी पर लागू किया गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसमें है कि देखिए एजम्पशन जो है, एजम्पशन है कि आप ग्रेजुएशन में रिसर्च मेथड का कोर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल बताता हूं, वहां जो है ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च मेथड ऐसे करके कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो पहले के जो टीचर्स हैं वो जो एमए लेवल, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भी टीचर अपॉइंटमेंट सिर्फ एमए लेवल पे होता है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति जो है डिग्री कॉलेज में टीचर होता है। आप एक सर्वे करवा लीजिए, मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% जो है जो सिर्फ पीजी करके आए हुए उन्होंने कभी रिसर्च मेथड नाम का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है। अब उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ सडन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ग्रेजुएशन में आप रिसर्च मेथड भी पढ़ाना शुरू कर दो, तो उससे जो है बच्चों में रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी वजह से जो ये सिस्टम, अगर ये मान लीजिए कुछ देश के एलीट इंस्टीट्यूशन की नीड को फुलफिल करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, देन इट इज ओके, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया आपने इस सेंस से कि इससे जो है नंबर ऑफ ईयर में एजुकेशन में रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस देखने में आने वाले समय में दिखाई देगा। अभी भी जो बच्चे जेएनयू में जहां मैं था, जो लोग एमफिल करके पीएचडी में आते थे वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते थे, बहुत बेहतरीन ढंग से थेसिस लिखते थे, और जो बिना एमफिल किए हुए डायरेक्ट आते थे वो हमेशा ये रोते रहते थे, अरे जो है मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे रिसर्च क्वेश्चन नहीं आता, फ्रेम करना, हाइपोथेसिस नहीं आता। ये तो मतलब नॉर्म से रिसर्च मेथड की बात थी। अब जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होने की वजह से मैसिव जो है सॉफ्टवेयर टेक्निक्स आई हैं, जिसमें स्टेटा है, पाइथन है, तमाम चीजें हैं, जीआईएस है, बहुत ढेर सारी जो है सॉफ्टवेयर टेक्निक्स आई हैं, और उन टेक्निक्स को जानने वाले लोग नहीं है अभी भारत में। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जानने वाले हैं। जेएनयू जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप जो है 4 सॉफ्टवेयर लेके और फैकल्टी के बीच में सर्वे करा दीजिए कि जो है इसको कितना कितना जानते हैं, तो आपको मतलब इक्का दुक्का लोग मिलेंगे कि जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है। ये जेएनयू और डीयू का मैं बता रहा हूँ। डिग्री कॉलेजेस का तो छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेजेस में जब हम लोग बात करते हैं और बताते हैं कि हाँ अब ये सॉफ्टवेयर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ये क्या चीज होता है। तो ये जो रैपिड चेंज है, और उस चेंज को ऑल ऑफ सडन ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हम ग्रेजुएशन में ही सिखा दें बच्चों, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको कहा जाता है ओवर बर्डनिंग। तो ग्रेजुएट 11th 12th में आप बर्डन कम करके और जो है
उधर से लेके एक्यूमुलेट करके ला के बच्चे को 12th में डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन में डाल रहे हैं, और इधर जो ऊपर जो उसको सीखना चाहिए उसको भी आपने लाद दिया। तो ये जो ओवरबर्डनिंग होने जा रही है, ये प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। भारत में अभी तक जो है, जो शिक्षा का जो फोकस रहा था वो ये रहा था कि जो आम जनमानस है उसको केवल साक्षर बना दिया जाए, बहुत साफ साफ शब्दों में कहूं, उसको साक्षर बना दिया जाए, और जो इलीट तबका है उसको जो है उच्च शिक्षित बनाया जाए। इस वजह से आप देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षा पर भारत में जोर दिया गया। जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो ये बात करती है प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन पर कोई जोर नहीं था। मीन्स जो स्कूल एजुकेशन है 6 to 12 तक का एजुकेशन है उस पर कोई जोर नहीं था। अगर मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात करूं तो पूरी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर सिर्फ 4 स्कूल चलाती है महेंद्र यादव जी, 4 स्कूल। ठीक, उन 4 स्कूलों में एक स्कूल होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, दूसरा होता है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, तीसरा होता है नवोदय विद्यालय, चौथा होता है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना इस वजह से थी कि वो जो है केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का जो है की पढ़ाई होगी, और वो बच्चे जो है केंद्रीय, बीच में अगर केंद्रीय कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाता है तो उनके साथ उनके बच्चे का भी ट्रांसफर हो जाएगा नई जगह जो है, तो वो शिक्षा इंपार्ट करने के लिए नहीं बना था। दूसरा सिस्टम है आपका नवोदय विद्यालय, जो कि 1986 में शुरू हुआ, वो एक बेहतरीन ढंग से चल रहा है, उस पर जो है सीवियर गवर्नमेंट का अटैक मतलब है। तीसरा जो है राज्य सरकार इंटर कॉलेज मिलकर चला रही। बाकी जो इंटर कॉलेज है वो इंटर कॉलेज में 6 से 12 तक के कॉलेज वो प्राइवेट लोगों ने बनाए, प्राइवेट लोगों ने बनाए। आज तक उसकी बिल्डिंग जो है पता चला खपड़ेले घर में चल रहा है, तो खपड़ेले घर में ही चल रहा है, क्योंकि उसमें एक मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट सर्टेन कास्ट कम्युनिटीज का होता है। सरकार ने थोड़ा सा, मुलायम सिंह यादव और मायावती सरकार ने थोड़ा सा इंटरवेंशन ये किया था कि उसमें अपॉइंटमेंट जो है एक हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू करना शुरू कर दिया। उससे हो ये रहा है कि वो जो सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस ना करने की वजह से जब बच्चा क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन पाएगा ही नहीं तो हायर एजुकेशन में एंट्री कैसे ले लेगा, एंट्री कैसे करेगा। और यही बात हुई है। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, जैसे हम लोग अपने माता पिता से पूछते हैं कि जो है आपने 10वीं तक क्यों नहीं पढ़ाई किया, माँ हमारी 8वीं तक, तो बताइए स्कूल ही नहीं था। तो जब गवर्नमेंट ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो वो पढ़े नहीं, स्कूलिंग नहीं किए, तो फिर विश्वविद्यालय में जाने का तो उनके लिए सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल, ये जो है बड़ी दिक्कत रही है। तो वो दिक्कत अभी भी कंटिन्यू होने जा रही है। अगर जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन पर नहीं किया गया, शिक्षा नीति आने के बाद भी ये समस्या दूर होने वाली नहीं दिख रही है। ये समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि जो है कम से कम पिछली एजुकेशन पॉलिसी में तो ये तो किया था कि उन्होंने कहा अच्छा चलो जिले के 80 बच्चों को ही सेलेक्ट करके जो है गरीब और टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट करके हम जो है नवोदय विद्यालय में रेजिडेंशियल स्कूलिंग कर देंगे। इस शिक्षा नीति में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है आपको मतलब जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको अच्छे से रिफाइन किया गया है, बेहतरीन ढंग से रिफाइन किया गया है, लेकिन जो जहां पैसा खर्च होना है उस मामले में गवर्नमेंट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से कंजूसी कर गई। जी मनीषा जी, ये चर्चा तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और लगातार जारी रखनी पड़ेगी आगे भी, लेकिन जिन बातों पर अभी तक चर्चा की है या जो बातें आपने देखी हैं इनको समराइज करके आप ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगी इस नई शिक्षा नीति के बारे में, थोड़ा संक्षेप में? मुझे लगता है कि जो पिछले 40 साल से कम हम देखे जाए तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है टू एजुकेशन के माध्यम से। जो मैंने मिडिल स्कूल लेवल, जिसकी कि अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट उन्होंने कहा, और मेरे पहले के बोलने के इसमें था कि जो फोकस हमारा मिडिल स्कूल लेवल पे रहना चाहिए था वह बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम में यह था कि जो यहाँ की जो जाति व्यवस्था है और यहाँ का जो सेग्रीगेटिंग मेंटालिटी है, इसको नजर में रखते हुए नेबरहुड स्कूल्स बने हुए थे, कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया हुआ था। इसके ऊपर भी ये प्रेजेंट एनईपी में कोई भी उसके ऊपर खुलासा नहीं है, उसके ऊपर कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो ये बता रही है कि मॉरल जो एक बहुत खुले टाइप की एजुकेशन सिस्टम, खुले टाइप का करिकुलम, खुले टाइप का सिलेबस,
नो लिमिटेशंस, कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है, ये इस तरह का वातावरण बनाया गया है, ना कि क्रिटिकली एनालाइज करके कि पिछले 40 सालों में हर स्तर पर प्राइमरी स्कूल और फिर बाद में मिडिल स्कूल और स्पेशली हायर एजुकेशन के ऊपर हमारे कितने सारे लूप होल्स है, उसको कैसे प्लग किया जाए। लूप होल्स सबसे पहला ये रहा है कि यहाँ की शिक्षा के ऊपर खास करके मिडिल लेवल और हाई एजुकेशन बजटरी एलोकेशन बिल्कुल भी नहीं रहा है, और प्राइमरी एजुकेशन का भी बहुत ही बुरा हाल रहा है। यहाँ पर क्योंकि बहुत अलग अलग एरियाज आ जाते हैं, एक तो सिलेबस का होता है, फिर टीचर्स के ऊपर का होता है, टीचर्स के ऊपर सेंसस से लेकर तो हर चीज की जिम्मेवारी उनके ऊपर लगाई जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बीएड और डीएड का जो रेगुलराइजेशन किया था उसको खारिज किया गया, उसके बदले में एनईपी में कोई बात नहीं आई है। जो शिक्षा मित्र बनाए हुए थे वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर आप शिक्षा प्रोवाइडर्स को ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे तो किस तरह की शिक्षा देने वाले हैं आप? अगर आप कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में अगर आप वो नहीं लागू करते हैं बराबर, तो जो शहरों में हम देखते हैं कि ब्राह्मण के घर एक तरफ होते हैं, शेड्यूल कास्टों के एक तरफ होते हैं, मुसलमानों के तो पूरी तरह से सेग्रीगेशन ही होता है। इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आप किस तरह से उसको करने वाले हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से चुप्पी बनी हुई है। जो एक मेजर थ्रस्ट है जो दिया गया है सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर, और वह भी उसको मोर एंड मोर जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके इस पर लाया गया है। यह कहती हूं कि एक पूरे उच्च वर्णीय समाज, जो कि उच्च क्लास का भी समाज है जिसके पास पैसा है, और पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जब चीज गई है, उनके लिए और बेहतरीन सहूलियतें बनाकर उनके लिए लागू की जाए। एट द सेम टाइम उसके साथ में जो एक तरफ पे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया है सेक्टर्स को, उनके लिए सक्षम लेबर या सक्षम एम्प्लॉयज निर्माण करके उनके लिए सहूलत की जाए। लेकिन बाकी पूरा का पूरा तबका, 90% लोगों का तबका पूरी तरह से ये शिक्षा नीति और शिक्षा से दूर रहकर वह वहां तक पहुंच भी न पाए, यह एक पूरा नजर आता है। साथ ही में इन लोगों के साथ में क्या किया जाना चाहिए, तो उनकी जो राजनीति है, जो एक नॉन सेक्युलरिज्म की तरफ लेके जाने वाली जो राजनीति है, और साथ ही में पैरेलल बहुत सारी चीजें हो रही है। महेंद्र यादव जी, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलरिज्म को बरगला के रखने के लिए भी जो प्रावधान हो रहे हैं, इन चीजों के लिए एक पूरा तबका क्रिएट किया जा रहा है अनएजुकेटेड लोगों का, जो इनके झांसे में और इनकी राजनीति के लिए बहुत ही सिंपल और तैयार फॉर्डर या खाद्य निर्माण किया जा सकता है। ये एक पूरा चित्र नजर आता है, क्योंकि कोठारी कमीशन ये बहुत मतलब सभी ने नाम सुना ही होगा, और जो भी शिक्षा के इसमें है, उसका पहला वर्ड ही जो है, जो सेंटेंस है 1966 में बना था, उसका मसूद, उसका पीछे का जो प्रेमिस है किस लिए, तो ये जो भारत में वाइड गैप है, जो अफोर्ड कर सक रहे हैं और जो पिछड़ा तबका है अफोर्ड नहीं कर सक रहा, और सामाजिक और एजुकेशनल तरीके से भी दबा हुआ है, इन लोगों की वाइड गैप को कम करने के लिए यह उसका ओपनिंग सेंटेंस है कोठारी कमीशन का। तो इस को भी पूरी तरह से दरकिनार रखा गया, और ये सब आप करेंगे, लेकिन अगर आप बजट अगर आप 6% ही रखेंगे, जबकि अगर नेबरहुड स्कूल्स भी अगर आपको लागू करना है, कॉमन स्कूल सिस्टम भी अगर लाना है, तो कम से कम 10 से 12% आपका बजट चाहिए। तो आप एजुकेशन नेशनलाइज भी नहीं कर रहे, आप बजट भी नहीं बढ़ा रहे, तो उतने ही बजट में आप इस तरह की शिक्षा नीति कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर यह दिखता है, नजारा यह दिखता है कि ये सिर्फ 7 से 10% लोगों के लिए बनाई गई है, और उनके लिए चीजों को और बहुत ज्यादा सहूलियत और आसान करने के लिए है, नजर आती है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के बारे में अरविंद कुमार जी ने, मनीषा बांगर जी ने भी, और डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी ने
तमाम तरह के पॉइंट उठाए हैं और हर तरीके से इसमें बातें समझाई हैं। हो सकता है ये चर्चा अधिक बौद्धिक हो गई हो, और लेकिन इससे मैंने जो समझने की कोशिश की है और उसके हिसाब से थोड़ा सा आम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कहां तक कामयाबी मिलती है। कि कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा नीति, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आज के समय में मोटे तौर पर पूंजीपतियों के हितों को पूरा करती दिख रही है। शिक्षित वैज्ञानिक भारत बनाने के बजाय शिक्षा को मेहनत कशों से छीनने का प्रयास भी इसमें दिखता है। बहुत कुछ अच्छा इसमें है, लेकिन ये कुछ कुछ इस तरह से है जैसे बहुत अच्छे मॉल होंगे, लेकिन उन मॉल में आप जा नहीं पाएंगे। ट्रेनें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी सुविधा होगी, तेजस की तरह ट्रेनें होंगी, लेकिन उनमें जाना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छी एयरलाइंस होंगी, लेकिन इतना किराया होगा कि आप उसमें नहीं जा पाएंगे। बेहतरीन अस्पताल होंगे, लेकिन उनका इलाज आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो काम में नहीं आएंगे। अच्छे एक्सप्रेस भी होंगे, लेकिन उन पर चलना इतना महंगा होगा कि आम आदमी उन पर नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह से शिक्षा में भी खासतौर पर उच्च स्तर पर और बाकी स्तर पर भी तमाम तरह की अच्छी चीजें होंगी, लेकिन आम आदमी, आम अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, बहुजन समाज का, ओबीसी का या जो कमजोर तबके के लोग हैं, ये उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये नतीजा मुझे मोटे तौर पर दिखाई देता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।